हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर बिलियन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 1 होगा लेक्चर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 50 प्लस एमसीक्यू कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, पी बाई क्यू होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम पहले लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 234 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम क्या है चीनी। देखिए, जैसा बोला जा रहा है कि घोल है, घोल इसका मतलब क्या है बिलियन। और बिलियन दिया हुआ कितना 234.2 ग्राम। ठीक है, और आपको पता होता है कि बिलियन में विलेय भी होता है और क्या होता है विलायक। यहाँ बोला गया है कि घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, इसका मतलब विलेय का मात्रा कितना है 34.2 ग्राम। और अगर आपको विलायक निकालना है तो आपको पता है कि बिलियन दिया हुआ है। बिलियन कितना दिया हुआ है 234.2, और x मानेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 234.2 माइनस 34.2। तो ये आपका आ गया 200 ग्राम विलायक। लेकिन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा, मोलर सांद्रण पूछा है। ठीक है, मोलर सांद्रण क्वेश्चन ने पूछा, और मोलर सांद्रण मतलब मोलरता पूछा है। और मोलरता जनरली होता है किसके लिए, लिक्विड के लिए। यहाँ पर आपका ग्राम में दिया है, सॉलिड पार्टिकल्स के लिए दिया गया है, और क्वेश्चन दे दिया है मोलरता से। फिर भी हम लोग बनाते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आपको बात करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स ऊपर लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे आपको अगर पता हो तो घनत्व जो H2O, जल का जो घनत्व होता है, जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ml कितने ग्राम के बराबर है 1 ग्राम के बराबर है। या फिर हम बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम इजिकल टू कितना 1000 ml। तो यहाँ पर आपका बात किया जाए सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है 234.2 ग्राम। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 234.2 ml। ये आपका बिलियन आया, बिलियन आया आपका लीटर में। अब हम लोग मोलर सांद्रण निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर आप देखिए यहाँ पर लोग एक स्लाइड ले लेते हैं, न्यू स्लाइड। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं मोलरता का। तो मोलरता का डिफिनेशन होता है, फार्मूला जो होता है, तो दिया हुआ द्रव्यमान। तो आप देखिएगा विलेय का जो द्रव्यमान दिया हुआ है, क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान दिया 34.2, तो ये आपका रहा विलेय का द्रव्यमान 34.2। और आणविक द्रव्यमान चीनी का होता है कितना 342 इंटू 1000 अपॉन में बिलियन का आयतन हम लोग मान के चलेंगे 234.2 ml में है, इसलिए ऊपर 1000 है। अब ये देखिएगा, है ना, डेसिमल से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 342 to 342। अब बचा क्या, ऊपर 100 है और नीचे आपका 234.2। अगर आप डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर 1000 होगा और 234.2 ये। और अगर इसको देखा जाए तो वैल्यू आता है अप्रोक्स में 0.4। तो जनरली आपका आंसर होना चाहिए 0.4। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन चल रहा है मार्केट में, जो भी क्वेश्चन इसका मोलर वाला जो भी है, उसमें आपका ये ऑप्शन देता ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपको, है ना, अगर आप चाहिए तो ई लगा करके आप लिख सकते हैं 0.4, और नहीं तो डायरेक्ट आप आंसर इस पे लगा सकते हैं रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, राइट ऑप्शन जो है वो है ये ई इजिकल टू 0.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। ठीक है, घोलक है, घोलक के 1 kg, केजी का बात आ रहा है। केजी का जब भी बात आएगा समझ जाइए कि आपका द्रव्यमान से रिलेटेड है, और इसका आंसर होगा क्या मोललता। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये आपका रियल क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो रियल क्वेश्चन है यही है। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम क्या है चीनी।
इसका मतलब अब यहाँ पर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है। बिलियन है कितना, 234.2 ग्राम। विलेय जो है वो है 34.2 ग्राम। जो विलायक निकल करके आया वो 200 ग्राम है। निकालना क्या है, मोललता। और मोललता इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, दिया हुआ द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। और अगर आपका ग्राम में दिया हुआ तो ऊपर 1000 लिखेंगे, और नीचे जो आपका विलायक का, याद रखिएगा विलायक का द्रव्यमान किस चीज में है, ग्राम में। फॉर्मूला दिया हुआ द्रव्यमान विलेय का कितना 34.2, और जो आपका चीनी है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 342 होता है। 1000 अपॉन में विलायक का द्रव्यमान आपका 200 आया, 10 से 10 कैंसिल, 342 से 342, और आपका इधर जो आया है 100 अपॉन में 200, 1/2 और 0.5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखिएगा जनरली जो आपका ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये क्वेश्चन बार बार आता है, याद भी रखिएगा। ये मोललता है, ये द्रव्यमान पे आधारित है, ये द्रव्यमान पर आधारित है, इसलिए ये ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। मोलरता जो है ये होता है आपका लीटर में, लीटर में होगा तो ये ताप पे, इसको ताप क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है, अभी देखिए जस्ट बताया है कि मोलरता जो होता है वो आपका किस पे है ना, इसको जब सांद्रण करते हैं वो किस चीज में होता है, लीटर में। बाकी सारा का सारा है जो द्रव्यमान पर आधारित है, और ये किस चीज पर आधारित है, आयतन पर। तो आयतन वाला जो भी होगा वो तापमान पर निर्भर करेगा, तो मोलरता जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। सबसे पहले देखिएगा वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए रॉल्स ने नियम दिया था, रॉल्स का नियम है। इसके अनुसार होता है क्या कि पीटी इज इक्वल टू, ठीक है, पीटी इज इक्वल टू मतलब टोटल पार्ट जो दाब होता है वाष्प दाब, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस क्या होता है, पीबी। या आंशिक वाष्प दाब ए का है, या आंशिक वाष्प दाब किसका है, बी का। और आंशिक दाब निकालने के लिए फॉर्मूला दिया था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और ये जो एक्स है ये किसका है, सिंबल मोल अंश का है ना, इसको मोल प्रभाज भी बोलते हैं और इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो आपका देखिएगा क्वेश्चन है, वाष्प दाब निकालने के लिए जो फार्मूला है वो किस पर बेसिस है, वाष्प है ना समानुपाती है, कुल वाष्प दाब समानुपाती है किसके, मोल अंश के। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोनों चीज आपका ग्राम में दिया हुआ है, ग्लूकोज है 18 ग्राम, और जो घोलक है मतलब विलायक जो है वो कितना है, 1000 ग्राम। तो विलेय दिया हुआ है, विलायक दिया हुआ, दोनों ग्राम में दिया हुआ, हम लोग मोललता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोललता। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ क्या है, पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ विलेय जो 18 ग्राम है, और ये है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6। इसका जो मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालिएगा तो 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक 96, 180 ग्राम आता है। तो विलेय और ग्लूकोज दोनों का पता चल गया। और अब आप देखिएगा विलायक के बारे में भी दिया हुआ है कि विलायक कितना ग्राम का है, तो विलायक आप लिया है 1000 ग्राम। मोललता निकालते हैं, मोललता का भी सूत्र अभी पता किए थे। मोललता दिया हुआ द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान, और 1000 इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपका जो विलायक है वो किस चीज में है, ग्राम में। विलायक जो है वो किस चीज में है, ग्राम में। दिया हुआ द्रव्यमान विलेय का कितना दिया हुआ, 18 ग्राम, और अब है ना आणविक द्रव्यमान विलेय का कितना होगा, 180। 1000 बटे में क्या, विलायक ये भी किस में है, 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ये 18
180 कट गया कितने टाइम में, 10, 1/10 इजिकल टू 0.1। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा 0.1 मोलल। मोललता निकाले हैं इसलिए मोलल लिखा हुआ है। अगर मोलरता निकालते तो क्या लिखते, मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के ऊतकों एवं रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, इसका कारण क्या है। देखिएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पहाड़ पर या फिर किसी भी ऊंचाई स्थल पर जाएंगे तो वहां का वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो ऑक्सीजन है, जो गैस है, वो रक्त में घुलता नहीं है। रक्त में घुलता नहीं है, इसलिए बहुत सारा बीमारी भी होता है। किसी किसी का ऊंचाई पे जाने से नाक से ब्लड आना चालू हो जाता है, ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा कि वायुमंडलीय दाब क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसी अवाष्पशील अवाष्पशील के बारे में बात कर रहा है। जैसे अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि अवाष्पशील जो अपेक्षित अवनमन है वो किसके, अवाष्पशील मतलब होता है क्या, जो वाष्प ना बनाए, जो वाष्प क्या हो, ना बनाए, उसको क्या बोलते हैं, अवाष्पशील। और ये जो होता है Pt इजिकल टू पी ए प्लस क्या, पी बी। ये डायरेक्ट इसमें आप टिक लगा सकते हैं, विलेय के मोल के प्रभाज के बराबर। ठीक है, विलेय के मोल के प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। ये डायरेक्ट लगने वाला है, थ्योरेटिकल चीज है। ए तथा बी अवयव वाले 1 बिलियन रॉल्ट के नियम का पालन करते हैं। बोल रहा है कि दो आपका पार्टिकल से, एक ए है और कौन सा, बी। और ये बोल रहा है कि ये दोनों रॉल्ट के नियम का पालन कब करेगा। तो ये दोनों को मिल करके एक मिला करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या, ए बी। जो सॉल्यूशन यहाँ पर बना मिलाएंगे उसमें ए का भी पार्टिकल है और किसका भी, बी का, ए का और बी का। ठीक है, इसको क्लियर थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ए का पार्टिकल, बी का पार्टिकल, ए का पार्टिकल और बी का पार्टिकल मिलकर के 1 बिलियन बनाया। और बोल रहा है कि ये बिलियन रॉल्ट के नियम का पालन कब करे। तो देखिएगा, ए और बी का अगर आकर्षण बल का बात किया जाए तो वही आकर्षण बल हो जो पहले ए और ए का था और बी और बी का था। तो यहाँ पर अगर ए बी का आकर्षण बल ए और ए और बी के आकर्षण बल के बराबर होगा तो ये रॉल्ट के नियम का पालन करेगा। और अगर बराबर नहीं होगा, चाहे ज्यादा हो या फिर क्या हो, कम हो, तो ये रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। तो अगर आपका पूछ रहा है कि रॉल्ट के नियम का पालन करने के लिए, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में ए बी का आकर्षण बल ए तथा ए बी के आकर्षण बल से क्या हो, अधिक हो, तो अधिक हो जाएगा। तो ये रॉल्ट के नियम को पालन नहीं करेगा, ना अधिक होने पर करता है, ना क्या होने पे, कम होने पर। हमेशा किस पर करेगा, बराबर पे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है। बोल रहा है कि एक आप घोल बनाए हैं जिसमें एक विलेय है और दूसरा क्या है, विलायक। आपका ये आपका विलायक है और ये क्या है, विलेय। दोनों को घोल घाल करके 1 बिलियन बनाए हैं। ठीक है, दोनों को घोल करके बिलियन। और बोला है कि अगर दोनों को बॉयल किया जाए, दोनों का बिलियन को बॉयल किया जाए तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है और बी का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों क्या हो जाए, सेम। ठीक है, जब भी उबलेगा दोनों एक ही टेम्परेचर पर उबलेगा, या तो हाई टेम्परेचर पर या तो लो टेम्परेचर पर। ठीक है, उस मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उस मिश्रण को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। थोड़ा सा अगर और डिटेल में बताया जाए तो जैसे अगर कोई एक पार्टिकल्स है ए जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर कोई पार्टिकल बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, और ये दोनों को मिला करके अगर हम 1 बिलियन बनाएं तो जो बिलियन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिलियन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो आइदर ना 100 प्लस होगा या तो फिर डायरेक्ट क्या होगा, 80 डिग्री से नीचे। 100 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
ऐसा नहीं है कि 80 डिग्री आएगा तो बी वाला जो पार्टिकल्स है वो आपका बॉयल होना चालू होगा और तब जाकर के फिर 100 डिग्री आएगा तो ए का, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी ये बॉइलिंग पॉइंट दोनों का जो होगा वो सेम हो जाएगा, या तो 100 डिग्री पर ही बॉयल होगा या तो फिर किस पे होगा, 80 डिग्री पे ना। 100 और 80 के बीच में 90 95 इस दोनों टेम्परेचर पर या फिर जो भी है 100 से नीचे जो भी टेम्परेचर होगा उस पे वो बॉयल नहीं होगा। 100 से नीचे और 80 से ऊपर ये दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है उस पर ये बॉयल नहीं होगा, ना ही इसमें कोई चेंजेज होगा। अब ध्यान में रखिएगा, या तो जब भी ये विलियन जो बना है ए और बी का, या हमेशा या तो ए का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट उस पर वो बॉयल होगा, या तो डायरेक्ट किस पर होगा, बी पर। ए और बी के जो बॉइलिंग बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर ये नहीं मिस उबलेगा, और इस मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श विलयन का निम्न इनमें से कौन है? तो आदर्श विलयन जो होता है, जो रॉल्ट्स का नियम का क्या करता है, पालन करता है। 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है? ये सब देखिएगा, ये सब पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा और ध्यान में रखिएगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है इसका मतलब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। और ये जो मिक्सचर है वो किसका है, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म का। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर है ये आपका धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। ये कौन सा विचलन प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों क्या करेगा, धनात्मक विचलन। ध्यान में रखिएगा, ये सारा का सारा क्वेश्चन ऐसा ही अभी आएगा, सारा क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। आपका बार बार पूछा जाने वाला ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखने पड़ता है, ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्रव युग्म रॉल्ट के नियम के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है? अब पूछा है कि धनात्मक विचलन को प्रदर्शित कौन करेगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है बेंजीन प्लस मेथेनॉल। ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, आदर्श घोल बनाता है जब इनके अवयव, देखिए बोल रहा है कि आदर्श घोल कब बनेगा, इसका कुछ ना कंडीशन दिया हुआ है कि एक अवयव ए है और एक अवयव क्या है, बी, और दोनों को मिला करके आपको एक विलयन बनाना है, क्या, ए बी। अब बोल रहा है कि ये आदर्श विलयन कब होगा, बोल रहा है कि इसको मिश्रित करने से आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आदर्श विलयन होगा। को मिश्रित करने से एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब हीट में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना एनर्जी इंक्रीज होगा ना एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। को मिश्रित करने से आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये तो तीसरा, पहला और दूसरा ऑप्शन का मिक्सचर है। और फोर्थ ऑप्शन है उच्च घुलनशीलता प्रदर्शित करता है। भाई उच्च घुलनशीलता, अगर ज्यादा घुल जाएगा तो आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, और आयतन में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो यह आदर्श घोल का उदाहरण नहीं होगा, यह अनादर्श घोल का उदाहरण होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें आपका दोनों ऑप्शन हो, आयतन और एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन शून्य नहीं होता है? देखिए आदर्श विलयन में ना आयतन में परिवर्तन होता है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या चीज होगा, शून्य। ना इसके ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो इसका वैल्यू भी हमेशा क्या होगा, शून्य। ना इसका वाष्प दाब में क्या होता है, कोई कमी होता है। ठीक है, हमेशा वाष्प दाब सेम रहेगा। जो वाष्प ए का इंडिविजुअल में था, जो वाष्प दाब बी का इंडिविजुअल में था, है ना, और ये दोनों को अगर मिक्स करके, और ये जो सॉल्यूशन जो आप बनाए हैं ए बी, इसका भी वाष्प दाब क्या हो, सेम। तो ये तीनों का वैल्यू आपका जो है ना, ये जो आपका ऑब्जर्व वाष्प दाब और ये क्या बोलते हैं रॉड का वाष्प दाब, दोनों को अगर करिएगा तो इसका वैल्यू भी 0 के बराबर ही आ जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये है, जिसका वैल्यू शून्य होता है। एस मतलब होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस जो उसका है। अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है, उसका जो मॉलिक्यूल्स इधर उधर बह रहा है, फ्लो करने का जो टेंडेंसी है, उसमें अगर चेंज हो रहा है, उसी को रैंडम, है ना, डेल्टा एस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डेल्टा एस का वैल्यू है ना जो है शून्य नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन गलत है? अभी जस्ट आपको बताएं कि आदर्श विलयन जब भी होगा तो चेंज ऑफ हीट क्या होगा, 0 होगा। ये सही है, ये सही है ना? गलत क्या बात कर रहा है, लेकिन ये सही है, ये भी क्या है, सही है, ये भी क्या है, सही है। तो गलत कौन है? ये तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल में एसीटोन का 1 बिलियन, ठीक है, एथेनॉल प्लस एसीटोन मिलाया है, ठीक है, एथेनॉल और एसीटोन को मिलाया है और पूछ रहा है कि यह जो है कौन सा स्टेटमेंट को फॉलो करता है। फर्स्ट है रॉल्ट के नियम का पालन करता है। देखिए एथेनॉल और एसीटोन जो है वो भाई है ना अनादर्श विलयन है। अनादर्श विलयन दो टाइप का होता है, एक धनात्मक विचलन वाला और एक ऋणात्मक विचलन वाला। ये जो है एथेनॉल और एसीटोन, एक तो सबसे पहला ये अनादर्श विलयन है और दूसरा है कि ये आपका है ना धनात्मक विचलन का पालन करता है। इसमें आपका आयतन वेतन सब बढ़ जाएगा, धनात्मक विचलन का प्रदर्शित करता है। तो जो ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन रॉल्ट के नियम का पालन करता है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, देखिए अनादर्श विलयन का तो उदाहरण है लेकिन ऋणात्मक वाला दिया है। थर्ड है कि रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर सी है यही क्या होगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाता है। अभी जस्ट आपको बोले कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है कि एक पार्टिकल्स है जो एक अवयव है, अवयवी कण ए, जिसका अगर मान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट 100 है और बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री है, 80 डिग्री, और ये दोनों मिलकर के एक विलयन बनाया ए बी, उसका 2 बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, या तो उच्च जिसको अधिकतम बोले या तो निम्न क्वाथी, है ना। तो निम्न स्थिर क्वाथी या तो फिर उच्च स्थिर क्वाथी। उच्च स्थिर क्वाथी मतलब हुआ कि अगर या तो अगर ये विलयन बना है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट या तो 100 से अधिक या 100 के आसपास होगा, 100 या 100 से अधिक होगा। और निम्न में है क्या, या 80 या 80 से भी कम। ये होता है आपका स्थिर क्वाथी। ना 100 और 80 के बीच में ये बॉयल नहीं करेगा और ना ही इसमें कोई चेंजेस होगा। जब भी चेंजेस होगा तो 100 या 100 प्लस या तो फिर 80 या 80 से माइनस, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा वही है कि अधिकतम स्थिर क्वाथी किसका है, ये क्वेश्चन है। तो आपका इसमें देखिएगा जल प्लस नाइट्रिक अम्ल, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, एथेनॉल, जल, हेप्टेन, ऑक्टेन। तो ये नहीं, पहला ऑप्शन जो है जल H2O प्लस नाइट्रिक अम्ल, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड का। देखिए इसका जो मिक्सचर होता है इसमें जल 32% होता है और HNO3 कितना परसेंट होता है, 68%, 68%, ठीक है। तो ये जो मिश्रण जो बनता है जिसमें जल 32% हो और HNO3 जो है 68% हो, ये स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो 1 होगा, मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आदर्श घोल नहीं है? आदर्श घोल नहीं है इसका मतलब उसके आयतन का परिवर्तन 0 के बराबर नहीं है, उसका एनर्जी 0 के बराबर नहीं है, उसका वाष्प दाब जो है, जो पहले का वाष्प दाब ए और बी का इंडिविजुअल वाष्प दाब जो है, ए और बी का जो सॉल्यूशन है वो वाष्प दाब दोनों इक्वल नहीं है, उसको आदर्श घोल, उसको अनादर्श घोल बोलते हैं। तो यही पूछ रहे हैं इनमें से कौन अनादर्श घोल है या फिर कौन आदर्श घोल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन देखिएगा बेंजीन प्लस टॉलिन। बेंजीन और टॉलिन, सबसे पहले देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। बेंजीन और टॉलिन ये कौन सा घोल है, आदर्श घोल। दूसरा है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, ये भी क्या होगा, आदर्श घोल। ऑलमोस्ट देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये आपका एग्जाम्पल है कौन सा, अनादर्श का। जो आदर्श नहीं है वो अनादर्श है। अनादर्श में ये किसका एग्जाम्पल है, ऋणात्मक विचलन का। ऋणात्मक विचलन मतलब अगर ये दोनों मिलाइएगा तो इसका आयतन में क्या आएगा, कमी आएगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये लिख लीजिएगा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मिसप्लेस हो गया ये, ठीक है, टेट्राक्लोराइड। ये दोनों भी जो मिक्सचर है वो किसका है, आदर्श का। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन ठीक है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, देखिए
जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब क्वथनांक होता क्या है कि जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर। तो जैसे ही वायुमंडलीय दाब ही जब कम हो गया है तो आपका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है क्या, क्वथनांक। तो वायुमंडल का दाब कम हो गया तो क्वथनांक भी क्या होगा, कम होगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ये ध्यान से देखिएगा, ये बार बार ये सब क्वेश्चन आता है। एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.00821 वायुमंडल है। वायुमंडल मतलब वायुमंडलीय दाब है, ये दाब दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। इस घोल का सांद्रण क्या, परासरण दाब का बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप बताइएगा, परासरण दाब का सिंबल होता है पाई, और पाई दिया हुआ है कितना, 0.0821। और इसका अगर यूनिट का बात किया जाए तो एटीएम से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर भी दिया हुआ है आपका 300 केल्विन। पूछ रहा है सांद्रण। फॉर्मूला जो होता है जो पाई का मतलब परासरण दाब का, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी आर, जहां सी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रण। आर का जो वैल्यू होता है, देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दे रहे हैं हम यहीं पर। आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर आपका दिया हुआ है कितना केल्विन, 300 केल्विन। पाई का भी वैल्यू दिया हुआ है 0.0821। सारा वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू निकालें। सी इज इक्वल टू पाई अपॉन में आर इंटू टी। पाई का वैल्यू 0.0821, आर का वैल्यू भी 0.0821 और टेम्परेचर कितना केल्विन, 300। ये कैंसल आउट हो गया, 1/300 जो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, 0.033। ये जो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है डी, यही होगा आपका सही आंसर। याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखना है, पाई इक्वल टू सी आर टी होता है। निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन होगा, बोल रहा है कि किसका जो आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो कम होगा। तो देखिएगा, जो ज्यादा आयंस में कन्वर्ट होगा, नंबर ऑफ आयंस जिसका ज्यादा हो जाएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है K2SO4। इसको अगर आप ब्रेक कीजिएगा, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, 2 मोल पोटेशियम आयन का, 1 मोल सल्फेट का। तो आई का वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर। इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो ये होगा Na प्लस और Cl माइनस। 1 मोल Na प्लस है और 1 मोल Cl माइनस है। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, 2 के बराबर। यूरिया डिजोल्व हो जाता है, ग्लूकोज भी डिजोल्व हो जाता है, तो ये दोनों का वैल्यू किसके बराबर, 0। अब देखिएगा, वांट ऑफ गुणांक सबसे ज्यादा किसका, 3 है ना, K2SO4 का। इसलिए हिमांक का अवनमन भी किसका होगा, K2SO4। देखिएगा, हिमांक का अवनमन जो है ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अनुसंख्यक गुणधर्म, और अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, पूरा का पूरा अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो डिपेंड करता है विलेय की मात्रा पर। किसकी मात्रा पर, विलेय की मात्रा पर। तो यहाँ पे देखिएगा, ये कितना मोल घोले हैं, NaCl का बात करें तो 2 मोल है, और K2SO4 का बात कीजिएगा तो 3 मोल। मात्रा यहाँ ज्यादा है, किसका ज्यादा, K2SO4 का। किससे, NaCl से, इसीलिए इसका अवनमन भी क्या होगा, ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म होता है कितना प्रकार का। अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, और चौथा होता है परासरण दाब, ठीक है। इसमें से अगर आप देखा जाए तो अनुसंख्यक गुणधर्म सिर्फ एक ही दिख रहा है, क्वथनांक का उन्नयन वही होगा, बाकी 3 कोई नहीं।
अब आता है इनमें से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो सबसे पहले ये सिंबॉलिक दिया है, तो सिंबॉलिक के हिसाब से भी अगर आप बात कीजिए, यहाँ पर फिर से हम लिख देते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं RLPP। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB। हिमांक, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। प्रासरण आपको 22। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट वाला आ गया, ये आपका प्रासरण दाब आ गया, ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ये तीनों का तीनों कौन सा है, अनुसंख्यक गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और बाकी जो ये बचा ये कांस्टेंट है, बॉइलिंग कांस्टेंट है, ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, एक यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, अभी जस्ट बताया है, अभी जस्ट K2SO4 वाले क्वेश्चन में बताया है कि अनुसंख्यक गुणधर्म जो डिपेंड करता है वो विलेय के कणों की संख्या पर, मतलब मात्रा पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपका अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ठीक है। तो हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, ठीक है। प्रकाशीय क्रियाशीलता ये नहीं है, ये नहीं है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अभी तो बताया रॉल्ट है ना, वाष्प दाब का अपेक्षिक RLBP। तो ये आपका ये तीनों अनुसंख्यक गुणधर्म है और सी जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म देखिए पूरा डिटेल में लिखा हो, प्रासरण दाब, बाकी क्वथनांक, वाष्प दाब और हिमांक है, तो ये नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन है, प्रासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ये तीनों है, और ये जो पृष्ठ तनाव ये जो है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। फिर से परासरण है, पृष्ठ तनाव, चालकता, अर्धकायु, तो परासरण जो है वो आपका क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती है, उपर्युक्त तथ्य किसके अनुसार है। देखिएगा ये पूरा का पूरा चैप्टर में रॉल्ट्स का ही नियम है जो वाष्प दाब के बारे में सारा डिटेल बता रहा है। तो रॉल्ट्स के नियम के अनुसार PT इजिकल टू क्या है, PA प्लस PB। ये आंशिक वाष्प दाब है, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे P नॉट A XA प्लस P नॉट B XP। तो यहाँ पर देखिएगा आंशिक वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती रॉल्ट्स बता रहा है, तो क्या होगा इसका, रॉल्ट्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। देखिएगा ये कंटेनर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा सही बन जाए, ज्यादा सही। यहां पर लगाएं अर्धपारगम्य झिल्ली, SPM बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। और एक साइड में आपको, इस साइड में आपको दिया गया है विलायक, और इधर जो आपका दिया हुआ है वो विलयन है, विलयन है, कुछ कुछ पार्टिकल्स इसमें मिला हुआ है, ध्यान में रखिए। ये आपका विलयन, ठीक है। विलयन में आपका विलेय भी है और विलायक भी है। विलायक आपका विलायक है, और यहाँ जो SPM है अर्धपारगम्य झिल्ली, ये किसको आपने आपसे क्रॉस करने देता है, विलायक के कण को, सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण को। तो अगर अब बात किया जाए, दो कंडीशन है, देखिएगा समझिएगा। अगर बात किया जाए तो यहां पर विलयन का सांद्रण, विलयन का सांद्रण क्या है, कम है। और यहां अगर देखा जाए तो विलयन का सांद्रण, विलयन का, फिर से लिख रहे हैं, विलयन का सांद्रण इधर क्या है, अधिक है, विलयन का सांद्रण अधिक है। तो देखिएगा आपका जो विलायक के कण है वो कम सांद्रण से किधर की ओर जाते हैं, अधिक सांद्रण की ओर। और क्वेश्चन जो पूछ रहा है, प्रासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है, तो जल का प्रवाह होता है कम सांद्रण से अधिक सांद्रण के ओर, विलयन की ओर। तो ऑप्शन नंबर जो C है वो सही।
अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है कि विलायक के सांद्रण के कंडीशन में, तो विलायक का सांद्रण इधर ज्यादा है और विलायक का सांद्रण इधर कम है। तो विलायक का सांद्रण पूछेगा तो अधिक सांद्रण से कम सांद्रण, लेकिन अगर विलयन के केस में पूछेगा तो कम सांद्रण से अधिक सांद्रण लिखेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा, और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी होता है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंख्या गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि परासरण दाब। ठीक है, 34 का ए। विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते समपरासरी। आइसोटोनिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आइसोटोनिक। इसका होता है क्या, C1 इजिकल टू C2, या फिर बोल सकते हैं पाई1 बराबर क्या, पाई2। ये समास है ना, संपरासरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचार बनाने के लिए कच्चे आम को नमक के सांद्र विलयन में रखने पर यह सिकुड़ जाता है, किसके कारण, परासरण के कारण। परासरण के द्वारा यह जल को क्या कर लेता है, सोख लेता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको ये दिया हुआ है, पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना, ठीक है, दिए गए, फिर से एक बार क्वेश्चन पूछिए, पढ़िएगा। लिख रहा है कि दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना में तनु विलयन का परासरण दाब उच्च होता है। बिल्कुल सही है, 37 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वही आपका क्या है, सही ऑप्शन है। देखिएगा, परासरण दाब जब पढ़िएगा तो परासरण दाब क्या होता है, जैसे अभी जस्ट आपको अभी यहाँ पर बताए थे कि इस स्लाइड में कि विलायक के जो कण है वो लगातार है, जो कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर बहते रहते हैं। अगर आप जो इसका जो फ्लो है इसको रोकने के लिए यहाँ से अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगाइएगा, बाहरी दाब लगाइएगा, और बाहरी दाब उतना ही होना चाहिए जितना कि इस विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से क्रॉस ना, यहीं पर आकर के रुक जाए, इसके बाद ना जाए, मतलब विलयन की तरफ ना जाए, उस दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब। ध्यान में रखिएगा, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई क्या है, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समपरासरी विलयन में समान होती है, तो समपरासरी विलयन में अभी आपको बताएं कि पाई1 बराबर क्या होता है, पाई2, और पाई C1 RT C2 RT, RT से RT कैंसिल, C1 बराबर क्या, C2, C क्या है, सांद्रण N/V इजिकल टू N/V, N1/V1 और N2/V2, और N/V है आपका, है ना। इसके हिसाब से अगर आप देखिए तो मोल का बात कर रहा है, तो मोलर सांद्रण के बारे में विलयन समाप्त में मोल बराबर होगा तभी ये बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन सुगर। ये देखिएगा बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है, ये सब ध्यान दीजिएगा, बनाएंगे डिटेल में, लेकिन पहले पढ़ते क्वेश्चन। केन सुगर मतलब हो गया आपका जो चीनी, ठीक है, उसका अनुभार दिया हुआ है 342 ग्राम, जो भी है, के 5% एक घोल पदार्थ है एक्स, कोई एक पदार्थ है एक्स की 1% घोल के क्या है, आइसोटोनिक। तो आपको बताना है कि जो दूसरा पदार्थ जो एक्स है उसका द्रव्यमान कितना होगा। ये जो दूसरा पदार्थ जो लिया हुआ है एक्स के 1% घोल के क्या है, आइसोटोनिक, उसका द्रव्यमान पूछे। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं डिटेल में, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोला है 5%, तो 5% मतलब क्या है कि 5 ग्राम आपका जो शुगर है वो 100 ml के विलयन में क्या है, घुला है। विलयन में लिख देते हैं घुला है, डिटेल में पढ़ते हैं, देखिएगा। और आइसोटोनिक का केस होता है पाई1 बराबर क्या, पाई2। और अभी जस्ट बताया है कि पाई1 का फॉर्मूला होता है C1R2 और C2R3। R और T कांस्टेंट है, दोनों का वैल्यू सेम है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, C1 अपॉन में C2।
इसका अभी बताएं क्या, एन बाई भी मोलर सांद्रण है, ठीक है ना, तो एन बाई भी होगा। और मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान। एन मतलब मोल का संख्या है, और यहाँ पर जो भी है वो किस चीज में होगा, इन लीटर में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अनुभार समानुपाती। अच्छा, यहाँ पर जो बात करेंगे वो ग्राम में होगा, एक मिनट सॉरी, ना केन शुगर है 100 ml का बिलियन बना रहे, सॉरी है ना, इन लीटर में ही होगा। और यहाँ पर N2 जो है, N का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स C2 के लिए, यहाँ पर भी V2 होगा, ये किस चीज में होगा, ये भी लीटर में। अब देखिएगा N मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो एक साइड में C1 के लिए लिख लेंगे, एक साइड में C2 के लिए लिखेंगे। तो C1 के लिए गिवन मास दिया हुआ है, कितना है, 5 ग्राम शुगर है ना, क्या अब शुगर का मोलर मास कितना, 342। अगर बात किया जाए कि इसका परसेंटेज, ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है आपका 100 ml के हिसाब से बात किया जाए तो 1000 अपॉन में क्या होगा, 100 ml में है। ml में जब रहता है ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये C2 है, इसका आपका बोला है कि आपका 1%, इसका गिवन मास दिया ना, दिया हुआ 1, और x का वैल्यू निकालना है, यही आपको फाइंड आउट करना है। गिवन मास अपॉन में मोलर मास ही फाइंड आउट करना है। ये भी आपका 1000 अपॉन में क्या होगा, 100 होगा। बाकी अगर आप देखा जाए तो सबका सब कैंसिल हो जाता है यहाँ से, ये पूरा का पूरा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 अपॉन में 342 अपॉन में 1 अपॉन M2। मल्टीप्लाई कीजिएगा अगर तो होगा क्या, M2 इज इक्वल टू 342 अपॉन में 5, और अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 68.4। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिएगा, कवर कीजिएगा। बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें 5% आपका शुगर है, और दूसरा सॉल्यूशन बोल रहा है कि किसी चीज का बना है जिसका 1% सॉल्यूशन है ना, सोल्यूबल होगा। तो 5%, 5 ग्राम, 1%, 1 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर आपका दोनों जो भी होगा वो आपका आइसोटोनिक है, इसका मतलब दोनों का R और T का वैल्यू क्या है, सेम है, पाई 1 इजकल टू पाई 2, फार्मूला के हिसाब से C1 इजकल टू C2 हो गया, R से T से RT कैंसिल हो गया। और C है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन जो होता है उसका निकालने का फॉर्मूला N/V, और N/V इस चीज में लीटर में है। लीटर में आपका जब रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ तब तो ठीक है, लीटर में ही लेंगे, लेकिन अगर ml में दिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 ml के सॉल्यूशन में 5 ग्राम आपका क्या था, शुगर था, इसलिए आपका 1000 अपॉन में 100 किए। दोनों केस में सेम है तो वहां से दोनों कैंसिल आउट हो गया। 5 अपॉन में 342 इजकल टू 1 अपॉन में M2 है, और M2 का वैल्यू कितना के बराबर आ गया, 68.4। ये सब याद रखना, ये सब क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको आंसर याद होना चाहिए। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है प्रतिलोम परासरण। जो पढ़े हैं परासरण उनको सब कुछ पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलियन जिसमें रक्त कोशिकाएं अपने समान आकार में रहती है, ठीक है ना। क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है कि बिलियन जिसमें रक्त कोशिकाएं अपने समान आकार में रहती है, जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, रक्त की अति पराश्री होता है, रक्त की समपराश्री। देखिए समान आकार में रहेगा तो समपराश्री होगा, आकार में परिवर्तन होगा तो अल्प पराश्री, या तो फिर क्या होगा, अति पराश्री। यहाँ क्वेश्चन में आपका सामान्य आकार में पूछ रहा है, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अभी तो बताए परासरण दाब को डिनोट करते हैं पाई से, पाई इक्वल टू CR2। यहाँ पर पाई नहीं दिया है, प्रेशर ही दे रखा है, दाब को P से डिनोट किया, तो P इक्वल टू क्या होगा, CRT। अब जो भी ऑप्शन होगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई है, फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है। केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है, पहला ही ऑप्शन जो है आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 0.01 m मोलल है ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.m mgCl2 बिलियन में हिमांक में अवनमन होगा। तो सबसे पहले देखिएगा कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, उससे हमको मतलब नहीं है। वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं ग्लूकोज का ना डिसोसिएट नहीं होता है, पूरा का पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। उसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, 0 होगा। और MgCl2 ये ग्लूकोज का है, देखिएगा ठीक है। और MgCl2 का देखा जाए तो MgCl2 ब्रेक होता है किसमें, Mg+2 और 2Cl माइनस। तो 1 मोल और कितना 2 मोल, 2 और 1 कितना हो गया 3, टोटल कितना 3 मोल। एक एक 0 मोल है और 3 मोल है, तो इस लगभग कितना गुना हो जाएगा 3 गुना। ठीक है, अगर 2 आ रहा होगा 2 गुना हो जाएगा, 4 आएगा 4 गुना होगा। देख लेना है, अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागम में झिल्ली से निकल पाते हैं। अभी जस्ट बताया है कि एसपीएम जो है, एसपीएम से कौन सा कण निकलता है, विलायक के। तो विलायक के अणु जो होगा वही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक है क्या, अनुसंख्या गुणधर्म। और अनुसंख्या गुणधर्म किस पे डिपेंड करेगा, विलेय के कणों की संख्या पे, विलेय की मात्रा पर। अब आप देखिएगा मात्रा किसका अधिक है, जो जल में जाने के बाद जिसका मात्रा बढ़ जाता है उसका क्वथनांक भी अधिक होगा, जिसका नहीं बढ़ेगा उसका क्वथनांक कम होगा। ग्लूकोज जब भाई पूरा तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, इसका आई का वैल्यू किसके बराबर 0। सुक्रोज का आई का वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर। NaCl है, NaCl का Na+ और Cl माइनस, आई का वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर। यूरिया आई का वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर। ये 2 आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए क्वथनांक सबसे अधिक किसका होगा, NaCl का। नेक्स्ट है, विद्युत अपघट्य का उदाहरण। कौन टूटता है, उसी का बात कर रहा है। बेंजीन नहीं टूटेगा, सोडियम एसीटेट टूट जाएगा। देखिएगा सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है C2H3NaO2। अगर आप इसको देखा जाए स्ट्रक्चर अगर देखिएगा तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लिख लीजिए हाइड्रोजन, तो ये देखिए आयंस में जो टूट रहा है, आयंस में जो टूटेगा वो विद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल होगा। तो सोडियम एसीटेट आपका आंसर होगा। यूरिया सॉल्युबल पूरा बेंजीन भी। बिलियन में संबुधित होने वाले विलेय के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान होता है 1 से कम। पूरा तरीके से घुल गया, 1 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है 0.1 मोलल BaNO2 लिख दिया है, इसको सही कर लीजिए। BaNO3 होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि वांट ऑफ गुणांक 2.74, आई का वैल्यू दिया हुआ है, विघटन स्तर निकालना है। ऐसे ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप हमसे पूछिएगा, ये सब क्वेश्चन बनाने का होता नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर 87% लगाएंगे। लेकिन ठीक है, पहला बार आप लोग पढ़ रहे हैं, हम इसको बताने का कोशिश करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, मतलब बनाने का तरीका बड़ा हो जाता है। आई आई मतलब वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक मतलब होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक, साम्य अवस्था पर वियोजित मोलों की संख्या घटे में क्या होगा, अपॉन में प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या। ये आपका टूटेगा, बेरियम नाइट्राइट NO3 ये आपका टूट जाएगा किसमें, Ba+2NO3-। अगर अब बात किया जाए तो ये जब टूट जाता है, ठीक है ना, तो ये टूटेगा, और डिटेल में लिख देते हैं इसको ना। ये एट टाइम 0 सेकंड जब था, तब ये BaNO3 का वैल्यू ये किसके बराबर था, 1 मोल। ये इसका लिख रहे हैं, ठीक ना, देख लें। और जब इनिशियल टाइम में ये तो टूटा ही नहीं था, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0 और 0। अब बात कर रहे हैं कि एट साम्य अवस्था पे, जब साम्य अवस्था का बात आएगा, जब ये टूट जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक अगर आपका
ये और ये दोनों में रेशियो 1/1:2 है। अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा, 2 अल्फा। ठीक है, अल्फा है तो 2 अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो साम्य अवस्था में 1 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो साम्य अवस्था पर वियोजित होने वाले मोलों की संख्या अगर आप बात किया जाए, अभी यहाँ थोड़ा सा हम बना देते हैं, लास्ट ही है। वियोजित होने वाले मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन में प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या कितना था, 1 था। ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, आई इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन में 1। और अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आई का वैल्यू दिया हुआ, देखिए आई का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2.74, आई का वैल्यू लिखे, ठीक है, इजिकल टू 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन में 1। और अगर सॉल्व कीजिएगा इसको, 2.74 है ये, ऐसे है ना, और हम डिटेल में लिख देते हैं यहाँ से। देखिए इसके लिए अलग स्लाइड लेना पड़ता है, लेकिन ठीक है, हम इसी को यहाँ पे लिख रहे, देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 2.74 इजिकल टू 1 प्लस 2 अल्फा, और हम लिख सकते हैं 2 अल्फा इजिकल टू 2.74 माइनस 1, 2 अल्फा इजिकल टू 1.74 और अल्फा इजिकल टू 1.74 अपॉन में 2, जो किसके बराबर है, 0.87। ये फ्रैक्शन में है, अगर इसका परसेंटेज कीजिएगा तो 87%। फिर से बता देते हैं, देखिएगा आपका दिया हुआ है 0.1 मोल दिया है ना, BnO3 2 दिया है, वोल्ट उसका वाट ऑफ गुणांक भी दिया हुआ 2.74 दिया हुआ, विघटन स्तर पूछ रहा है। तो इसका निकालने का तरीका है, आई वाट ऑफ गुणांक इक्वल टू होता है साम्य अवस्था पर वियोजित मोलों की संख्या बटे में प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या। तो साम्य अवस्था में जब ये टूटा तो आयंस में टूटा Ba+2 प्लस 2NO3 माइनस, और इस समय इसका जो वियोजित मोलों की संख्या हुआ वो 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, डायरेक्ट आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आया 1 प्लस 2 अल्फा, और ये आई का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 2.74 लिखे 1 प्लस 2 अल्फा, फिर बाकी सारा सॉल्यूशन यहाँ पे किए, 87% आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, Ca, ये कैसे, इसका देखिए इसका वाट ऑफ गुणांक निकालना है, सिंपल है, इसको आयंस में कन्वर्ट कीजिए। कैल्शियम Ca प्लस 2NO3 माइनस, ये 1 मोल ये है और 2 मोल ये है, टोटल कितना मोल है, 3 मोल। तो इसका जो आई का वैल्यू होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 3 के। कैल्शियम नाइट्रेट है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KCl, NaCl और K2SO4 के वाट ऑफ गुणांक का मान क्रमशः है, तोड़ते जाइएगा। ये सब क्वेश्चन इजी है। K प्लस Cl माइनस, तो देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ, 2। Na प्लस और Cl माइनस, नंबर ऑफ मोल्स कितना, 2। K2 K प्लस और SO4 2 माइनस, तो 2 प्लस 1 नंबर ऑफ मोल 3। तो I का वैल्यू 1 का आया 2, 1 का आया 2 और 1 का आया 3, तो 2 2 3, जो भी आंसर होगा वो सही है। नेक्स्ट चलिए, ये था आपका टॉप 50 क्वेश्चन, 50 प्लस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। ये पार्ट 1 है, अगर आप लोग को सही लगा तो वेट कीजिए, पार्ट 2 आपका आएगा, फिर उसको कवर करने के बाद पूरा का पूरा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए फिर से इसको रिवीजन कीजिए। थैंक यू, अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।